चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं। अपने सवाल अगर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवालों को। नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देंगे और साथ ही अगर आप यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स से। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपको अपने सवाल छोड़ने हैं। और यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं आप आज का शो, पुराने शोज़ भी आप डाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे अपना पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो है हमसे आप प्लान करवा सकते हैं लाइव हमारे शो पर। आज एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं निखिल कोठारी एटिका वेल्थ मैनेजमेंट से। निखिल हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और निखिल, हमारे दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीकांत पाटिल। श्रीकांत हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम श्रीकांत पाटिल है, अभी नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और मेरा सीप है 60,000 पर मंथ और मेरा एज है बहुत सारे आज फंड्स हैं 14। श्रीकांत, बहुत सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, क्यों ऐसे? राइट मैडम, एक्चुअली वही पूछना था क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ तो एग्जिट लोड का इशू आ रहा है और मेरा फाइनेंशियल गोल जो है वो 15 ईयर्स का 5 करोड़ का है। तो इसीलिए एग्जिट लोड क्यों आ रहा है? आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया है क्या इन फंड्स में? इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका मैडम। मेरा आज का पोर्टफोलियो 8.40 लाख। पर कितना टाइम हुआ इन्वेस्ट करके? 1 साल से ज़्यादा हो गया सभी पोर्टफोलियो में? इसमें मैं सीप बढ़ाते जा रहा हूँ एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, 3 मंथ। अभी मेरा सीप हो चुका है 60,000 पर मंथ। ठीक है, लेकिन सभी फंड्स में आपकी एसआईपीज जो हैं 1 साल से ज़्यादा हो गई हैं? लगभग क्वाइंट, निपॉन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। बाकी अभी 6 महीने में हो चुकी है बाकी तो आपको एग्जिट लोड की प्रॉब्लम सभी फंड्स में तो नहीं आनी चाहिए। सिर्फ एग्जिट लोड की प्रॉब्लम की वजह से आपको फंड्स कम करने हैं या और भी कोई रीजन है जिसकी वजह से आपको पोर्टफोलियो हल्का करना है? कि 5 करोड़ तक ये अगर मेरा रिटायरमेंट प्लान के लिए यूज हो जाएगा तो क्या मैं इसमें से शिफ्ट कर दूं या मुझे कोई एडिशनल अमाउंट और एडिशनल कर सकता हूँ? क्योंकि मैं अप्रैल 26 में और इसमें 15,000 का एडिशनल शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए बताते हैं कि फंड्स कैसे हैं और दूसरा एग्जिट लोड का इशू होता क्या है। तो निखिल, श्रीकांत का पोर्टफोलियो आप चेक कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे समझना है कि ये जिस एग्जिट लोड की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत दर्शकों को एग्जिट लोड के बारे में जानकारी नहीं होती है और निवेश का नज़रिया जैसा भी हो, एग्जिट लोड कितना मायने रखता है टू बी कंसिडर्ड व्हेन एग्जिटिंग अ फंड। ओके, तो सबसे पहले कविता, एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड ये होता है कि कोई भी आप फंड में निवेश करो और उससे पहले आप अगर एक ड्यूरेशन से पहले आप निकाल रहे हो तो फंड हाउस आपको 1% से 2% चार्ज करती है एज ए एग्जिट लोड। वो क्यों चार्ज करती है? क्योंकि एक फंड जब वो किसी का निवेश लेते हैं तो उसमें एक टेन्योर होता है कि उस फंड में कितने टेन्योर के लिए आपको पैसे डालने चाहिए और उससे कम से आप निकाल रहे हो तो आपका एग्जिट लोड लगता है। जैसे आपका अधिकतर एग्जिट लोड इक्विटी फंड्स में होता है। तो इक्विटी फंड्स में अगर आप कोई भी फंड में डालते हो और 1 साल से पहले आप अगर निवेश को निकाल रहे हो तो आपका 1% एग्जिट लोड लगता है। तो जैसे उन्होंने कहा, श्रीकांत एसआईपी कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट का 1 साल कंप्लीट होना पड़ेगा। तो उनके जो स्टार्टिंग के इंस्टॉलमेंट होंगे वो शायद एक साल से कंप्लीट हो गए होंगे, पर जो अभी रिसेंटली जो भी इंस्टॉलमेंट गए हैं वो अगर 1 साल से कम का टेन्योर है तो जब वो निकालेंगे तो जो भी उनकी फंड वैल्यू होगी उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। ये इक्विटी फंड में इसलिए रखते हैं कि सो दैट इन्वेस्टर खाली इक्विटी फंड में 1 साल के लिए नहीं आए, लंबे अवधि के लिए आए, सो दैट उनको वो एक आपको रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि आप 1 साल से पहले अपने पैसे को मत निकालिए। तो निवेशक जब निवेश करते हैं उनको एग्जिट लोड देखना चाहिए। हालांकि वो इक्विटी फंड में डाल रहे हैं तो ऐसे भी उनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो एग्जिट लोड इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं करता है। पर कभी भी आप पैसे डाल रहे हो तो एग्जिट लोड को हमेशा चेक कीजिए कि आपका टेन्योर, जो आप निवेश का टाइम फ्रेम है आपका, और जो फंड का एग्जिट लोड का टाइम फ्रेम है, एग्जिट लोड टाइम फ्रेम आपके टेन्योर से कम होना चाहिए। अगर आपके टेन्योर आपने 2 साल की डाला और एग्जिट लोड 3 साल का है तो उस फंड में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपका एग्जिट लोड 1 ईयर का है और आप 5 साल की डाल रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया एग्जिट लोड क्या होता है। फिर मैं आता हूँ श्रीकांत की क्वेरी पे। तो श्रीकांत अभी 60,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, काफी अच्छी अमाउंट की एसआईपी कर रहे हैं वो। जैसे उन्होंने कहा कि उनका 15 साल का टाइम फ्रेम है तो उनको इक्विटी फंड में निवेश करने चाहिए। तो जो उनके फंड्स है सब इक्विटी फंड्स है अधिकतर, तो वो एक अच्छा टेन्योर कैटेगरी, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्विटी फंड में आप 15 साल के निवेश कर सकते हो। 60,000 की एसआईपी से लगभग आप जो कॉर्पस क्रिएट करोगे वो लगभग 3.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। पर उनको 5 करोड़ चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि आप एसआईपी 60,000 की कीजिए, पर हर साल एसआईपी को बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारी कविता, हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी एसआईपी की धनराशि भी बढ़नी चाहिए।
तो आज वो 60,000 की कर रहे हैं, हर साल मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि वो 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाए। अगर वो ये करते हैं तो उनका जो 5 करोड़ का कॉर्पस है वो ये अचीव कर सकते हैं। फिर आपने जो फंड्स के लिए कहा कविता, जैसे आपने उनको कहा कि उनके बहुत सारे फंड्स है, नियम से एक पोर्टफोलियो में आपके 5-6 फंड से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 15-16 फंड्स को ले लिए हैं, तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। तो जैसे आप उनका अगर फंड देखोगे, उन्होंने क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, 4 स्मॉल कैप फंड लेके रखे हैं। तो मैं कहूंगा कंसोलिडेट करके एक ही बंधन स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कीजिए। उन्होंने मिड कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लिया, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लार्ज कैप बायर्स के लिए उन्होंने निफ्टी नेक्स्ट 50 लिया है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए उन्होंने यूरोप और यूएस टेक फंड लिए हैं एडवाइस के, वो एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उनमें भी एक ही फंड रखना चाहिए। फिर उन्होंने थीमेटिक फंड्स काफी लिए हैं। उन्होंने फार्मा का थीमेटिक फंड लिया है, ग्लोबल कंज्यूमर लिया है, इंफ्रा फंड्स लिया है। तो ये थीमेटिक फंड्स नॉर्मल निवेशक के लिए नहीं है, क्योंकि आपका एंट्री और एग्जिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उनको हाई रिस्क थीमेटिक फंड चाहिए तो मैं कहूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थीमेटिक फंड ऑफ फंड है, जहां पे फंड मैनेजर अपने आप थीम चेंज करते हैं बेस्ड ऑन द आउटलुक ऑफ द फंड मैनेजर। तो वो ये सारे फंड्स के एसआईपी स्टॉप करके एक ही फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक फंड ऑफ फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उन्होंने निपॉन लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड लिए हुए हैं, वो वहां पराग परी का फ्लेक्सी कैप फंड लिया, उनमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्होंने एक ईएलएसएस फंड भी लिया है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी टैक्स रिजिम में आते हैं। अगर वो न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करते हैं तो ईएलएसएस करने की जरूरत नहीं है, और वहां पे उनको 3 साल से पहले वो निकाल भी नहीं पाएंगे। तो मैं कहूंगा उसमें एसआईपी बंद करके अपने पराग परी फ्लेक्सी कैप में अपना एसआईपी बढ़ा सकते हैं। सेम उन्होंने क्वांट इंफ्रा फंड और पीएसयू फंड लिए, वो सारे फंड्स मैं कहूंगा स्टॉप करके एक ही फंड आईसीआई थीमेटिक फंड ऑफ फंड में अपना एसआईपी कर सकते हैं। तो उनको केवल 5 या 6 फंड चाहिए। वो पराग परीक आईसीआई थीमेटिक फंड ऑफ फंड, अपना मोतीलाल का मिड कैप, डीएसपी नेक्स्ट 50 और बंधन स्मॉल कैप, इन 5 फंड में अपने एसआईपी को कंसिडर कीजिए, और निपॉन लार्ज कैप इनको कंसिडर कीजिए, और 6 फंड में अपनी एसआईपी करते रहिए, और हर साल उनमें एसआईपी बढ़ाते रहिए। निखिल, आईसीआईसीआई थीमेटिक फंड ऑफ फंड को क्यों रेकमेंड किया जा रहा है? ओके, सो थीमेटिक क्या होता है कि आपको आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे थीमेटिक फंड ऑफ फंड क्या करते हैं, वो एक फंड मैनेजर को जो थीम्स अच्छी लगती है उनके वो फंड्स में डालते हैं। तो ये फंड ऑफ फंड है, तो ये आईसीसी फंड में आप पैसे डालते हो थीमेटिक फंड में, और फंड मैनेजर अपने हिसाब से, अगर उसको बैंकिंग अच्छा लग रहा है, फार्मा अच्छा लग रहा है, उनको टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है, तो वो उनके आईसीसी के या दूसरे किसी फंड हाउस से सेक्टर फंड में निवेश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब जैसे कहा पीएसयू में 4 साल पहले पीएसयू बहुत सस्ते थे, और आपने उस टाइम पे डाला होता तो आपने अच्छा रैली बनाया है, पर हो सकता है आज पीएसयू महंगा हो। तो वहां पे वो फंड मैनेजर, जब उनको पीएसयू अच्छा लगे तो पीएसयू सेक्टर फंड में डाल देंगे, जब उनको लगे यहाँ पे रैली ओवर होगी तो वहां से वो पैसा मूव करके कोई और फंड में डाल देंगे, राइट। कभी उनको बैंकिंग अच्छी लगी तो बैंकिंग में डाल के फिर वो कहीं और मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो सेक्टर फंड से थीमेटिक फंड में जो एंट्री और एग्जिट टाइमिंग करनी होती है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, और आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप फंड से निकल नहीं रहे हो। और फंड मैनेजर बिकॉज अपने आप ही वो थीम चेंज करते रहेंगे, तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और एक रिस्क मिटिगेशन हो जाता है उसमें। निखिल, एडलवाइस यूरोप डायनेमिक फंड, एडलवाइस का यूएस टेक इक्विटी फंड ऑफ फंड रेकमेंड किया है आपने। दूसरा, अगर हम थीम्स की बात कर रहे हैं, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इनके पास फार्मा, हेल्थ केयर भी आपने कहा है कि उसमें बने रह सकते हैं, जबकि ग्लोबल कंज्यूमर फंड से आपने इनको निकलने की सलाह दी है। इन्वेस्को के इंडिया ग्लोबल कंज्यूमर फंड में से आपने कहा है कि इनको रिडीम कर लेना चाहिए, जबकि अब की बार ये तो क्या ग्लोबल कंज्यूमर फंड है। बट हैविंग सेड दैट, क्या इनको यूरोप और यूएस के टेक इक्विटी से निकलने की सलाह फिलहाल आप नहीं देंगे, कंसिडरिंग जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही हैं? अगर इन्हें डालना ही है तो ही कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सपोजर टूवर्ड्स यूएस मार्केट, वो भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाए तो बेटर नहीं है? एग्जैक्टली, इसलिए मैंने ये 2 फंड को होल्ड करने का है। यूरोप फंड इसलिए कहा है क्योंकि यूरोप जो मार्केट है पिछले काफी सालों से चला नहीं है, बट आफ्टर दिस होल ट्रम्प डायनामिक्स जो चेंजेस हुए हैं, यूरोप एज ए कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा पैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं। तो यूरोप एज ए मार्केट शुड डू गुड इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। तो अगर उनका ऑलरेडी एक्सपोजर यूरोप पे है तो मैं कहूंगा डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यूएस का टेक फंड है, वो जो कंपनीज में निवेश करता है, वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है वैसी कंपनीज अपने पास, राइट। तो उनके लिए, तो वो एक्सपोजर के लिए यूएस टेक फंड जो इनका है, वो उनको अलग डाइवर्सिफिकेशन देता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये 2 फंड में वो बने रह सकते हैं, रिमेनिंग जो बाकी फंड है वो वहां से एग्जिट हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर श्रीकांत, आप ऑनलाइन पर हैं मेरे साथ?
यस यस मैम, यस। बताइए, और कोई सवाल आपको पूछना है नहीं, निखिल थैंक से? यू मैम, सर ने सही सलाह दे दी है। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और राजेश का सवाल लेते हैं। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। और देखिए, इनके स्कीम में तो, इनके पोर्टफोलियो में तो 5 एसबीआई की ही स्कीम्स हैं। लार्ज कैप, ईएलएसएस, कॉन्ट्रा, पीएसयू, स्मॉल कैप है, और 2 आईसीआईसीआई की स्कीम्स हैं इनके पास। अब बताइएगा क्या करना चाहिए इनको? हाँ, तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि राजेश जी ने जो निवेश किया और टाइम फ्रेम लिया है, तो उसके लिए इक्विटी में जैसे उन्होंने निवेश किया वो एक सही तरीका है। और उन्होंने टारगेट भी जो बनाया है 1.5 करोड़ का, वो टारगेट भी जो जो उनकी एसआईपी है उससे वो करते रहेंगे तो अचीव हो सकता है। बट जैसे कविता जी, आप भी हमेशा सलाह देते हो कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको अपनी एसआईपी बढ़ाते रहना चाहिए, तभी आप एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड लॉन्ग टर्म कॉर्पस क्रिएट करते हो। जैसे हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम ये कहते हैं 4-5 स्कीम्स होनी चाहिए जो अलग कैटेगरी की होनी चाहिए और अलग फंड हाउस से होना चाहिए, तभी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर आप एक ही कैटेगरी के 3-4 फंड रखते हो तो ब्रॉडली वो उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता नहीं है। तो जैसे उन्होंने किया है कि उन्होंने 5 एसबीआई के फंड लिए, 2 ऐसे फंड लिए, मैं कहूंगा उनको कंसिडर करके एक ही एसबीआई का फंड रखना चाहिए, एक वो आईसीआईसीआई का फंड रख सकते हैं, और बाकी जो दूसरी जगह है वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे लार्ज कैप फंड है एसबीआई का, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएलएसएस जो फंड है वो, जैसे मैंने कहा, टैक्स रिजीम, अब टैक्स रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम करते हो तो ईएलएसएस फंड में निवेश करके आपके लिए फायदा नहीं है, क्योंकि आप वहां पे आप 3 साल का अपना पैसे को लॉक इन कर रहे हो। तो मैं कहूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर सकते हैं, तो उसके लिए वो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, तो उनको अलग डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। एसबीआई कॉन्ट्रा की जगह मैं उनको कहूंगा वो इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड में डाल सकते हैं, सो दैट उनको एक फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, कॉन्ट्रा थीम में कंटिन्यू कर सकते हैं। पीएसयू जैसे सेक्टर फंड लिया उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि पिछले 4-5 साल पीएसयू ने काफी अच्छा किया है, तो पिछले की रैली देखिए आप सेक्टर फंड में निवेश मत कीजिए। सेक्टर फंड में आपको तब निवेश करना चाहिए जब वो सेक्टर बहुत खराब दौर से गया है और अब जी आपको जी तो पीएसयू जी में कहूंगा निखिल, कंसोलिडेट कर, पीएसयू में वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इनको डिसकंटिन्यू करना है। बाकी सलाह मेरे ख्याल से राजेश जी के लिए हमने फ्लैश कर दी है स्क्रीन पे, लेकिन दर्शक मेरे साथ दरअसल फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं। निखिल, उनसे बात करते हैं। शेख इलियास साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार, कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैं सऊदी अरब रियाद से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा है सर। फंड्स के नाम मैं रिपीट कर देती हूँ। हमेशा देखता हूँ यूट्यूब पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ सीखा हो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमारे शो से, हमारे एक्सपर्ट से। तो धन्यवाद देखने के लिए हमारा शो। आपके पोर्टफोलियो में निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, एसबीआई का गोल्ड फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। ये सही है जानकारी जो आपने हमें दी है? ठीक है, ठीक है। 20, हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ तो मुझे वो मालूम करना है मेरा पोर्टफोलियो सही है। हाँ हाँ, वही चेक करेंगे। मेरे को 10 साल के लिए करना है। 10 साल के लिए करना है। अभी आपकी वैल्यू क्या होगी सर पोर्टफोलियो की? सॉरी, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी? मैं अभी स्टार्ट किया ना, 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है, चलिए ठीक है। फंड्स तो आपने वैसे सभी ठीक ही लिए हैं, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प हम कर देते हैं, बता देते हैं। निखिल 10 साल और इनको इन्वेस्ट करना है, और 1 CR का गोल है। क्या इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी होगी? जैसे जो उन्होंने एसआईपी की है उससे वो अपना कॉर्पस जो है वो लगभग अचीव कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि एसआईपी अमाउंट तो आपको जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको एसआईपी बढ़ाना चाहिए, तो उसमें उससे आपका कॉर्पस काफी अच्छा क्रिएट हो सकता है। जो उन्होंने बेस्ट पार्ट है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बहुत ही कंसोलिडेटेड रखा है। 5 फंड्स लिए हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग फंड हाउस से लिए हैं, तो फंड में उनको कोई चेंज की जरूरत नहीं है। जो और उन्होंने गोल्ड भी लिया है, तो एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने कमोडिटी और लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, सब फंड्स का, मिड कैप सब में निवेश किया है, तो काफी अच्छा है। तो उनको पोर्टफोलियो में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी एसआईपी को जैसे वो कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको अपनी एसआईपी भी बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये 2 चीज करते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी जो अभी जो करंट एसआईपीज है उससे लगभग जो कॉर्पस वो जो क्रिएट करेंगे
राइट। उनका लगभग नजरिया कितना कितना साल का रहेगा, टाइम फ्रेम? निखिल 10 साल है इनका नज़रिया, 10 इयर्स। 10 ईयर, तो 10 ईयर्स में जो अगर अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो उनको जो एसआईपी अमाउंट है, इससे वो 50 लाख का लगभग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकेंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप एसआईपी बढ़ाते हो, तो आप उससे अपना 15% से अपने एसआईपी बढ़ाते हो, तो आप अपने गोल को अचीव अचीव कर सकते हो, 1 करोड़ का जो गोल है उनका। इलियास जी, कोई सवाल आपको पूछना है? मैं बस यही मालूम करना था मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और अगले दर्शक अक्षय का सवाल लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, डीएसपी मल्टी एसेट इनके पास है। बताइए क्या रिकमेंडेशन होगी इनके लिए? जैसे अभी आपने कहा कि 10,000 की अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हो, लगभग 10 साल से 50 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, बट अगर वही आपका टाइम फ्रेम बढ़ जाता है, तो आप 10,000 के एसआईपी से अगर 20 साल करते हो तो भी आप 1 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर सकते हो, राइट। तो जैसे उन्होंने जो अक्षय ने कहा है कि अभी उनकी जो एसआईपी है, अगर वो 20 साल करते हैं तो उसे 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे, और इसी को अगर 10% से बढ़ाते हैं तो अपना कॉर्पस 2 करोड़ का भी लगभग अचीव कर सकते हैं। तो ये उनका ब्रॉडली रहेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि वो एसआईपी बढ़ा सकते हैं, अगर वो 25,000 की एसआईपी करते हैं, राइट, तो वो तो अपना कॉर्पस वो 3 करोड़ का अचीव कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपके एसआईपी अमाउंट से आप अपना कॉर्पस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने फंड इनके काफी अच्छे हैं, मेरे ख्याल से वो आपके चैनल्स को कंटिन्यू देख रहे हैं, उन्होंने अच्छे फंड सिलेक्ट किए हैं, तो फंड्स में उनको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उनको अगर एसआईपी बढ़ाना है तो अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। उसमें कोटक का मल्टी कैप या बजाज का मल्टी कैप या ग्रो मल्टी कैप, कोई भी एक फंड एक वो अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। और अगर उनको हाई रिस्क थोड़ा सा चाहिए तो थीमेटिक फंड जो हमने भी डिस्कस किया, उसको वो ऐड कर सकते हैं, ऐसे थीमेटिक फंड। बट मैं कहूंगा कि इनको बहुत ज्यादा फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है, केवल एसआईपी बढ़ाते रहे एग्जिस्टिंग फंड में, तो उनका लॉन्ग टर्म का गोल अचीव हो सकता है। चलिए, तो ये सलाह दी जा रही है अक्षय को। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि कई बार लोग जो हैं बहुत लंबे अवधि के सवाल पूछते हैं हमसे, और उनको हम रेकमेंड करते हैं निखिल कि आप 2 फंड में डालिए, 4 फंड में डालिए। फ़ंड को ऐड भी तो करना होगा ना पोर्टफोलियो में। अब उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? किस तरह का फ़ंड ऐड करें, कब ऐड करें, ये कैसे आपको पता चले? सी कविता, ब्रॉडली आपके पोर्टफोलियो में 4 से 5 फंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितनी भी अवधि हो, कितने भी अमाउंट, बड़ा अमाउंट हो। ओके। और आपको जब फंड सेलेक्ट करें तो आपको अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होनी चाहिए और अलग अलग फंड हाउस से होनी चाहिए। तो अगर आपने जब एसआईपी स्टार्ट की है, हो सकता है आपने एक लार्ज कैप फंड और एक मिड कैप फंड से स्टार्ट किया है, फिर फ्यूचर में आपको जब एसआईपी बढ़ानी है तो आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड को ऐड कर सकते हो। तो उस तरह से आप फंड को अपने ऐड कर सकते हो। जब आपको ऐड करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो हर 3 साल में रिव्यू करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फंड सिलेक्शन जो आपने किया है। कहीं उसमें फंड मैनेजर चेंज हो गया है, उनकी अगर थीसिस चेंज हो गई है, तो आप अपने फंड को चेंज कर सकते हैं। और जो आपकी स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है, वो भी आपको देखना चाहिए कि कोई सबके सब ऐसे नहीं हो कि सबके सब क्वालिटी में इन्वेस्ट, खाली क्वालिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, या सबके सब वैल्यू स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो आपके जो फंड हाउस सिलेक्शन होते हैं, उसमें आपको ये देखना चाहिए कि कोई क्वालिटी को फॉलो कर रहा है, कोई एक थोड़ा वैल्यू स्टाइल का या कॉन्ट्रा स्टाइल का स्टाइल है उसकी मैनेज करने की, किसी की मोमेंटम प्लस ग्रो स्टाइल ऑफ मैनेजिंग फंड है। तो अगर आप ऐसे 3-4 अलग अलग कैटेगरी के स्टाइल और कैटेगरी के फंड लेते हो, तो आपका एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड आप निवेश कर सकते हैं, और उसी को आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। चलिए, एक और सवाल हमारे पास है यूट्यूब के ज़रिए अरविंद साहब का। और इन्होंने कुछ गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, 2050 में रिटायर होने वाले हैं, 2019 से एसआईपी ये कर रही हैं, और यहाँ पर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू भी हमें दे रखी है, और स्टेप अप करना चाहते हैं 2,000 रुपये से भी अपने पोर्टफोलियो को। मिरर एसेट का लार्ज कैप है इनके पास, और कोटक का फ्लेक्सी कैप है, एचएसबीसी का मिड कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का मल्टी कैप है, बंधन का भी स्मॉल कैप है। एनपीएस में भी इनका पैसा जाता है, सरकारी कर्मचारी है तो वो कटता ही होगा, उसकी डिटेल्स दे रखी है। साथ ही इन्होंने इनका पीएफ का भी डिटेल्स हमें दिया हुआ है। 15 साल के
बाद 1 करोड़, 20 साल के बाद 1 करोड़ बच्चों की शिक्षा के लिए और शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए 12 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारी है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इनका कुछ पेंशन से भी हिस्सा आ जाएगा, बट पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं है और साथ ही इनके गोल्स अचीव होंगे या नहीं होंगे, ये इनका सवाल है। 30,000 की SIP फ़िलहाल चल रही है और पहले तो मेरे ख्याल से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ही लक्ष्य जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा के लिए 1 CR और उसके वो 15 साल में, उसके बाद 20 साल में शादी के लिए भी 1 करोड़ चाहिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए इनको चाहिए 12 करोड़। 2050 में ये कह रहे हैं कि ये रिटायर हो जाएंगे। ओके, अभी इनके पास ही मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट निखिल इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा ये है कि इनके पास टाइम होराइजन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास लंबा समय हो तो अगर आपकी शुरुआत छोटी भी हो ना तब भी आप कवर अप कर सकते हैं। और हालांकि रिटायरमेंट को लेके इन्होंने अपना गोल 12 करोड़ का रखा है। मुझे नहीं पता कि कितना बैकअप है इनके पास इन टर्म्स ऑफ पेंशन, बट हैविंग सेड दैट इस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं क्योंकि इनके पास लगभग अभी और 25 साल है, तो ऐसे में 12 करोड़ भी ऐसे अचीवेबल टारगेट फ़िलहाल लगता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने शायद अपना इन्फ्लेशन फैक्टर इन करके 12 करोड़ की एक फिगर डिराइव की है। निखिल, क्या कहेंगे? जी, 12 करोड़ रीजनेबल अमाउंट है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके वैल्यू डिराइव की होगी। अभी जो 30,000 के SIP कर रहे हैं और अभी जो उनका बैलेंस है 16 लाख रुपए का, और वो 2,000 रुपए से हर साल बढ़ाते हैं। पहले तो कहूंगा कि 2,000 रुपए कम है बढ़ाने का हर साल। स्टार्टिंग में आप 2,000 बोल सकते हो, बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वो 2,000 से आप अमाउंट को भी अपना बढ़ा सकते हो। आपको अपना टारगेट ये रखना चाहिए कि मुझे 10% से बढ़ाना है। तो आप अभी 30,000 की कर रहे हो, अगले साल आप 33,000 की कीजिए, फिर 36,000 की कीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। पर अभी मैं अगर इनको ने जो ने कहा है 2,000 की अगर वो बढ़ाते हैं, 30,000 रुपए की SIP करते हैं, तो लगभग अगले 15 साल में उनके पास 2.79 करोड़ हो जाएंगे। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसी पैसे को वो कंटिन्यू करते हैं तो 20 साल में उनके पास लगभग 5.5 करोड़ हो जाते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद भी उनके पैसे बचेंगे रिटायरमेंट के लिए। जो उनका NPS है उसमें वो कंटिन्यू करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए NPS में बन जाएंगे उनके पास। तो इस जो करंट जो बता रहे हैं और जो 2,000 के SIP से बढ़ाते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई और शादी का लक्ष्य आराम से अचीव हो सकता है। और रिटायरमेंट के लिए आप भी लगभग 40-50% आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर लोगे। रिमेनिंग पोर्टफोलियो के लिए आपको अपने SIP को बढ़ाना चाहिए। और जब भी आपके बोनस आते हैं, लमसम पेमेंट्स आते हैं, सरकारी नौकरी में जैसे आपका हर 2-3 साल में जब पे स्केल चेंज होते हैं तो उनका DA अलाउंस बढ़ता है, तो उस तरह से वो अपने SIP को उस टाइम पे लमसम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं तो, और 25 साल का टाइम फ्रेम है, तो आप थोड़ा सा भी अमाउंट अपने SIP को बढ़ाते हो तो आपका एक बहुत बड़ा लमसम पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा आपके रिटायरमेंट के लिए। और जैसे आपने कहा कि पेंशन अगर है तो वो भी कुछ हद तक एक्सपेंसेस को टेकन केयर कर लेगी। उन्होंने फंड्स के कहा है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनके 4-5 फंड जो है अलग कैटेगरीज के हैं, तो वो काफी अच्छा है। केवल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उनको। उनके पास कोटक फ्लेक्सी कैप है और मेरी लार्ज कैप है। कोटक फ्लेक्सी कैप एक लार्ज कैप बायस पोर्टफोलियो है, तो मैं कहूंगा कि वहाँ फ्लेक्सी कैप की जगह पे अपनी जो फ्यूचर की SIP है मल्टी कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उनको मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। HSBC मिड कैप फंड में कर रहे हैं तो वो उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं या दूसरे कोई मिड कैप फंड को में निवेश कर सकते हैं। SBI स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप फंड रन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि वो अपने कंसिडर करके एक बंधन स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं और HSBC मल्टी कैप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर ये पोर्टफोलियो उन्हें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप की जगह पे वो बिजनेस साइकिल फंड या मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, और बंधन स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप को कंसिडर करके एक ही स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। तो अब और SIP कंटिन्यू करके हर साल बढ़ाना पड़ेगा उनको अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए। बच्चों की पढ़ाई और शादी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपने इनके पोर्टफोलियो को देख लिया है और सलाह भी आपने दे दी है कुछ नई SIPs शुरू करने की, और कुछ में इनको आपने जारी रखने की भी सलाह दी है। तो चलिए, ओवरऑल गुड न्यूज़ अरविंद जी, आपके सभी गोल्स अचीव हो जाएंगे। आपने स्टेप अप करने का मन भी बना के रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी कारगर साबित होगा आपके लिए। ऑलराइट निखिल, मेरे ख्याल से शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है। आपने शिरकत की, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों को मैं छोड़े पर अपना पूरा पोर्टफोलियो भेज दीजिए। आपकी शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन सही होनी चाहिए, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप मार्गदर्शन ले, सहायता ले, एडवाइस ले हमारे एक्सपर्ट की, जो लाइव आपसे बात करते हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं रोज़ाना। तो अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।